बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म शहबाज और मैं हूं पाकिस्तान का आम आदमी। पाकिस्तान के आम आदमी में सियासी शऊर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। हम जिस भी निजी महफिल में बैठें, आप गांव में बैठें, आप शहर में बैठें, आप पढ़े लिखे लोगों में बैठें, आप बुज़ुर्गों में बैठें, आप अनपढ़ लोगों में बैठें, आप जवानों में बैठें, आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी और वो है सियासी शऊर। और इतनी मुफस्सल गुफ्तगू एक दूसरे के साथ लोग सियासत के ऊपर करते हैं कि आप हैरान होते हैं कि आज से चंद साल पहले ये सियासी शऊर नहीं था। आज पाकिस्तान के आम आदमी को उन बातों का इल्म है जो सियासतदानों में से भी चंद को हुआ करता था। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो इंजीनियरिंग की गई इलेक्शंस की धांधली को इंश्योर करने के लिए, उसका वो शऊर जो आम आदमी को है, उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स आपकी नज़र करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इलेक्शन एक्ट के अंदर जब तरमीम की गई तो उस तरमीम का एक मकसद था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है वो ना हो सके आने वाले इलेक्शंस के अंदर, और हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। इलेक्शन एक्ट को 1.5-2 साल पहले जब इनकी पीडीएम गवर्नमेंट आई तो तमाम जमातों ने मिलकर उसको ख़त्म किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इनको पता था कि जैसे ही इलेक्शन का वक्त ख़त्म होगा उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर वो मशीन से प्रिंट निकल आएगा फॉर्म 45। उसके ऊपर जितने आपके कंटेस्टेंट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, उनके वोट वो ऑटोमेटिकली काउंट करके दे देगी। तो ये था मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहली वारदात जो की गई वो ये थी। उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है कि सियासी मुखालफिन को किस तरह से जब भी कोई पार्टी आती है तो वो अपोजिशन को किस तरह से दबाती है, उनके वर्कर्स को, उनके जो लीडरान हैं उनको जेलों में डालती है। लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी जमात के इतनी कसीर तादाद में वर्कर्स और सियासी लीडर्स जो हैं उनके, वो जेल में थे। ये पहली दफ़ा हुआ। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक दूसरे को ये तंग नहीं करते, तंग तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस तादाद में ये पहली दफ़ा हुआ। और उससे ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि जो बड़े नामवर लोग हैं वो इसमें ना आ सके। फिर आपके सामने जब इलेक्शन की जो डेट थी वो एक्सटेंड होती गई, और एक्सटेंशन का मतलब ही यही था कि ये इंश्योर किया जा सके कि किस हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाद में ये कोशिश की गई कि जो नॉमिनेशंस हैं लोग वही ना जमा करवा सके, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो बात हुई तो हमने देखा कि तकरीबन 2300-2400 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। लेकिन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि उनके ऊपर इतना दावा बोला जाए, इतना प्रेशर डाला जाए, इतना खौफ डाला जाए कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने ना जा सकें, और अगर निकल आए तो हमने देखा कि चंद जगहों के ऊपर जब वो आरओ के ऑफिस में जाते थे वहाँ पे, तो उनसे वो उनके डॉक्यूमेंट्स छीन के बाद जो लोग थे वो भाग जाते थे। ये भी हमने देखा। इस अटेम्प्ट के बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब अब नॉमिनेशंस आ गई तो उसके बाद इलेक्शन में जो मेन चीज़ होती है सिंबल, आपका बैट का सिंबल, आपसे वो ले लिया गया, और उसके ऊपर उम्मीद की गई कि जब इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान की तादाद जो है पॉपुलेशन की ज़्यादा, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको नाम याद रखना कैंडिडेट का या फिर उसका निशान ढूंढना ये एक मुश्किल होगी। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके साथ बहुत सी बातें कनेक्ट थी। एक बात तो ये थी जो मैंने कर दी। दूसरी बात ये थी कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इस पार्टी के, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, और उनको निशान अलॉट किए गए तो उनको लिखा गया कि आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये था कि बाद में इलेक्शंस के बाद भी ये कैंपेन चलाई जाएगी कि इसमें से जो लोग टूटते हैं उनको आसानी से तोड़ा जा सके। और तीसरा पॉइंट जो इसके साथ कनेक्टेड था वो ये था कि जब पार्टी ही नहीं होगी तो इनको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी। तो ये जितनी भी नशिस्तें ले लेंगे उसकी बेसिस के ऊपर जो कोटा के मुताबिक जो परसेंटेज होती है, जो जिसकी बेसिस पे डिवीजन की जाती है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, और उसके मुताबिक उसको प्रोपोर्शनेट करके उतनी सीटें दी जाती हैं। तो वो पार्टी नहीं होगी तो वो भी नहीं होगा। ये था इसके साथ, निशान के साथ 3 चीज़ें जो कनेक्टेड हैं। हमने देखा वैसे ही हुआ। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये हुआ कि ये इंश्योर किया गया, कन्फ्यूजन फैलाई गई कि इलेक्शंस शायद होंगे नहीं होंगे, बहुत से लोगों को ये अनसर्टेनिटी थी। फिर
पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके ऊपर इतने वो केसेस चल रहे थे कि उसमें से 3 में सज़ाएँ सुना दी गई। हैट्रिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसके लिए, बहुत से एंकर्स ने उसको इस्तेमाल कहा कि हैट्रिक होगी, और ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। उसका पर्पज़ ये था कि लोग मायूस हो जाएं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है अब तो वो 10-15 साल के लिए जेल में चली गई, तो अब हमें उम्मीद उनसे ख़त्म कर देनी चाहिए। ये एक और अटैम्प्ट थी। लेकिन उसके बाद देखा गया इलेक्शन वाले दिन कि लोगों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, अब जब टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये उम्मीद की गई कि हमने जो बैकअप रखा हुआ था निशान छीन के, हो सकता है कि लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहें और सही निशान के ऊपर स्टैंप ना लगा सके। और मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर के कुछ लोगों ने ऐसा किया भी कि कन्फ्यूजन में कहीं और वोट डाल दिया। डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कंफ्यूज होके उनके वोट ज़ाया हुए होंगे। ज़ाया से मुराद ये कि वो जिस कैंडिडेट को डालना चाहते थे वोट उनको नहीं डाल सके, ये डेफिनेटली हुआ। लेकिन जब शाम को रिज़ल्ट आना शुरू हुए, ये चीज़ मैं आपको इंश्योर कर दूं क्योंकि मेरे अपने जानने वाले भी बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोस्त थे, तो ये इंश्योर कर दूं कि जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे धांधली नहीं हुई। फॉर्म 45 जो है वो करेक्ट फिल किए गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। हुआ क्या कि जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो लोग निकले हैं वो सही निशान के ऊपर मोहर लगा के आए होंगे। तो जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो हम सब ने देखा कि मीडिया के ऊपर, तमाम चैनल्स के ऊपर, क्योंकि इनका अपना नेटवर्क था तमाम चैनल्स का, बहुत बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने तो अपनी सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दी कि भाई हमारा नेटवर्क 7,000 लोगों का है, रिपोर्टर्स का है, 10,000 रिपोर्टर्स का है, हमारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन मिडनाइट वो रिज़ल्ट रोके गए क्योंकि जितनी ईवीएम ख़त्म करने से लेकर ओपोनेंट्स को जेल में डालना, फिर उनका निशान छीनना, फिर उनको कंफ्यूज करना, और एक और कन्फ्यूजन के लिए जो चीज़ की गई अवाम को कंफ्यूज करने के लिए वो ये थी कि जो कैंडिडेट नेशनल असम्बली का था उसको जो निशान अलॉट किया गया था वही सेम निशान पीपी में किसी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो दे दिया गया, यानी उस पार्टी का बैक नहीं। मिसाल के तौर पे पीटीआई के कैंडिडेट के एनए का निशान जो है वो के था और नीचे पीटीआई के कैंडिडेट का पीपी में जो निशान था वो रैकेट था। एनए 122 की बात कर रहा हूँ और पीपी 155 की। लेकिन पीपी 155 के अंदर ही एक और कैंडिडेट जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था उनको भी के का निशान दिया हुआ था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई लोग के को वोट डालने आएंगे तो उनको अगर याद भी रह गया तो वो कम से कम पीपी में भी डाल दें ताकि कहीं ना कहीं बचत हो जाए। इस हद तक जो है वो इंजीनियरिंग की गई और ये बहुत डिटेल में की गई। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से जो हमारे एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये तकरीबन तमाम हलकों में हुआ। ये मैं समझता हूँ कि जो बेसिक राइट हैं किसी भी आवाम के, मेरे एज ए इंडिविजुअल के, ये उसके भी अगेंस्ट है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, कि आप एक ही कैंडिडेट को जो वो आपने सिंबल अलॉट किया है वो पीपी में आप किसी और को दे दें। ये तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल क्योंकि ये प्लानिंग थी सारी, तो ये मैंने आज कोशिश की है कि आपके सामने उसको डीमिस्टिफाई करें, इसकी डायसेक्शन करें कि किस तरह से इस इंजीनियरिंग को प्लान किया गया। इसके बाद जो हुआ अभी आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट समझते हैं कि वो जीत गए थे, जो कि उस रात को 8 फरवरी की रात को मीडिया की भी जो रिपोर्टिंग थी उसके मुताबिक फिर फॉर्म 45 उन सब के पास मौजूद हैं। ये एक बड़ा और अहम पॉइंट है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी ये उम्मीद थी कि पीटीआई के लोग या दूसरी जो जमातें हैं, आपने देखा जमात इस्लामी के जो लोग हैं या टीएलपी के हैं, उनके पास इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म 45 जमा होंगे, ये उम्मीद नहीं थी। ये है सियासी शौर में जिसकी बात कर रहा हूँ। वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बात की थी कि कितना सियासी शौर लोगों को आ चुका हुआ है। अब फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर बहुत से कैंडिडेट्स ने, ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि इतने नंबर में एनए के लोग और पीपी के जो लोग हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट्स में गए हों और इतने ज़्यादा हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया हो। अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। बहरहाल खान साहब जो कहते हैं कि ये जो शऊर का जीना ये तो अब वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने जो वीडियो को शुरू में कहा, किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोग हों, किसी उम्र के लोग हों, शहरों के या देहातों के, बूढ़े या जवान, पढ़े लिखे या अनपढ़,
तमाम लोग जो हैं, कारोबारी चाहे लोग हों या नौकरी पेशा लोग हों, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, सियासी शऊर उसमें बेदार हो चुका हुआ है। और अब हमारे जो सियासतदान हैं उनको फ़ैसला जो भी करना है किसी भी मामले में, इस एज ग्रुप को भी ज़हन में रखना पड़ेगा, जो यूथ है और जो सियासी शऊर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों में, तमाम उम्र के लोगों में जो आ चुका हुआ है, वो भी उनको ज़हन में रखना पड़ेगा। अब कोई भी आपका फ़ैसला ऐसा फ़ैसला नहीं होना चाहिए जो आपको रिबटल करे, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको कल को कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। अभी भी खैर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सियासी जमातों ने कोई सबक सीखा है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ऐसे फैसले कर रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। भाई अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप ये नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी वाले जी कि हम वोट तो दे रहे हैं नून लीग को, लेकिन हम अपोजिशन में एक तरह से बैठेंगे। ये अब अवाम जानती है, ये ऐसा नहीं है। अवाम में बहुत सियासी शऊर आ चुका हुआ है, तो अवाम को मेरा ख्याल है कि मज़ीद बेवकूफ़ ना बनाया जाए। आप भी इस शऊर की जो बेदारी है उसको तस्लीम कर लें और आप भी सच बोलें, सच को बर्दाश्त भी करें और अवाम को जीने दें, खुद भी जिएँ। इसी नोट के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।